नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत टुडे। दोस्तों, एक गुड लक आ रहा है और ये गुड लक अभी थोड़े दिन पहले सिद्धू मूसेवाले की जो खबर आई थी जब सुनने को मिला था, लेकिन इस बार इस गुड लक ने हमें भी हिला के रख दिया। मेरे साथ पूरी फिल्म की स्टारकास्ट और फिल्म से जुड़े लोग मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत टुडे पर। विजेंद्र जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ, जहाँ तक मेरी नॉलेज है उसमें ये कहा जाता है कि जो IVF से जो आप बच्चे पैदा कर सकते हैं वो 21 से लेके 50 साल तक है महिलाओं के लिए, और मर्दों के लिए वो उम्र 55 साल है। आपको लगता है कि इसमें हम आउट ऑफ द वे जाके एक सर्टेन एज की जो हमने दिखाया IVF उसको किया है और इसको पास किया गया है CBSE से, तो आपको लगता है कि ये रूल्स से अलग जाके एक एज को दिखाया गया इस फिल्म में? मतलब ये तो पिक्चर देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि किन हालातों में कैसे क्या हुआ, कौन से रूल तोड़े गए, कौन से रूल से हम आगे निकल गए। तो ये तो मतलब आपको डायरेक्टर बताएगा अच्छी तरह से, लेकिन यही है कि डेफिनेटली मतलब उन सब चीज़ों से ये अलग है। अच्छा सर, आपसे सवाल है, बिकॉज एक सर्टेन एज की जब मैं बात कर रहा हूँ, 21 से 50 साल की जो महिलाओं के लिए एज डिसाइड की गई है IVF के लिए, स्पेशल केसेस में आप परमिशन लेके कोर्ट से आप कर सकते हैं, जो कई बार हुआ भी है। लेकिन आपको लगता है कि इस बार जो आपने कहानी दिखाई है कि क्रिएटिव लिबर्टी पे ली गई है, क्योंकि सर्टेन एज जो हमें पैमाने हैं उससे पैमाने से अलग एज जा रही है फिल्म के अंदर? आपका क्वेश्चन जायज़ है, बट ये जब आप फिल्म देखेंगे उसके बाद आपका क्वेश्चन भी सॉर्ट हो जाएगा। एंड हमने बाकायदा सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट लिया है, तो उन्होंने हमें अलाउ किया है फिल्म रिलीज़ करने के लिए, तो उन्होंने भी कुछ देखा है एंड हमने ऐसे कोई रूल नहीं तोड़े। आप जब फिल्म देखेंगे आपको खुद ब खुद समझ में आएगा। सेंसर ने भी कुछ डिटेल्स हमसे मांगे थे, हमने फर्निश किए, वो संतुष्ट हो गए, उसके बाद ही उन्होंने उसको क्लियर किया। मालती जी, पहला ही फिल्म का एक किरदार जो बहुत ही कड़क है, और जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे पता लग गया था कि ये जो फिल्म है ना, ये मालती की फिल्म है। ओह आई सी। और जिस तरीके से आपने कड़क तरीके से आपने जो डायलॉग्स डिलीवरी करी है, जो कड़क आप दिखी है जितनी, तो सबसे बेस्ट पार्ट आपने क्या एंजॉय किया अपने किरदार का? मैंने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया सबका साथ, इतने बढ़िया बढ़िया डायलॉग्स, इतने मतलब सेंसिबल डायलॉग्स, और ह्यूमर, फुल ऑफ ह्यूमर, ह्यूमरस। घर में परिवार में आना जाना, बच्चों का, यंगस्टर्स को देखना, बड़ों को देखना, छोटों को देखना, बहुओं को देखना, पूरे परिवार के साथ कैसे रहना है, कभी हंसना, कभी बोलना, कभी दुख, कभी सुख, कभी कड़कपना, ये सब चीज़ें जो परिवार में होती हैं, हर जगह होती हैं, अच्छाई बुराई, झगड़े फसाद, शैतानियाँ, सब चीज़ को देख के एंजॉय किया। अच्छा, कोई एक ऐसा एग्जांपल जो आपने इसी तरीके का अपने आसपास कभी देखा हो? इस तरह की चीज़ कभी देखी तो नहीं है। फिल्म में जब कहानी आई तो ऐसा लगा कि ये तो एक तरह का, कहीं पब्लिक को ये पता ना सोचे पब्लिक कि ये तो कलंक है, पर ये एक कलंक भी इतना ह्यूमरस है कि लोग सोच ही नहीं सकते इस चीज़ को, कैसा भी कभी हो सकता है। जब पता लगता है कि ओ ये चक्कर है, इस वजह से ये फिल्म बनी है। उन्हें कहानी का कुछ मतलब विचार ही नहीं आ सकता कि ऐसा भी हो सकता है। विजेंद्र जी, क्योंकि अभी हमने सिद्धू मूसेवाले की खबरें देखी थी, जो उनकी मॉम है, 58 साल की उम्र में वो माँ बनी है, लेकिन बहुत सारी परेशानियों से गुजर रही हैं। उनसे बहुत सारे पेपर्स मांगे जा रहे हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या आप कैसे देखते हैं, बिकॉज ये कहानी सिमिलर है थोड़ी सी, क्योंकि वो IVF से हुआ है, और ये फिल्म का जो एक ह्यूमरस पार्ट है वो भी IVF से थ्रू एक माँ बनने की कहानी है। उस कहानी को इस कहानी से कैसे देखते हैं, और क्यों परेशानियां रियल जिंदगी में आ रही है जब कोई ऐसा चाह रहा है, या किसकी महत्वाकांक्षा है कि कोई आए घर के अंदर प्यारा सा? हमारी फिल्म की कहानी के अंदर तो ये जो घटना घटित होती है, ये घटना, ये दुर्घटना है एक्चुअली में। तो क्योंकि ये दुर्घटना है तो मतलब किसी की रजामंदी है क्या है, ऐसा कुछ नहीं है ना। ये एक दुर्घटना है जो कि हो जाती है, और फिर इसका जो जिसे कहना चाहिए कि एंड में जाकर के समावेश किस तरह से होता है, क्या होता है, ये मैंने कहा कि मतलब मैं थोड़ा भी आगे बढ़ूंगा तो कहानी हिल जाएगी। तो सिद्धू मूसेवाले के केस को कैसे देखते हैं? सिद्धू मूसेवाले का जो केस है ना, वो डेफिनेटली वो अपने आप में एक अलग केस है ना, वो किस्सा अलग है। और तो फिल्म तो हम पहले बना चुके हैं, तो तब ये हुआ तो हमने कहा अरे
ये तो यहाँ भी एक घटना इस तरह की हो चुकी है ना। तो कहीं ना कहीं मतलब हमारी, ऐसा भी नहीं है कि मतलब हमारी कहानी से इंस्पायर्ड होकर के वो कहानी बनी हो, या उस कहानी से इंस्पायर्ड होकर हमारी कहानी बनी हो, है ना। तो उससे कोई मतलब नहीं है। यही है कि मतलब वहाँ भी एक, वहाँ तो घटना हुई, यहाँ दुर्घटना हुई। बिल्कुल। देखिए अमिताभ सर ने आपसे कहा था सर आपका तो एक अलग तरीका है, एक अलग स्टाइल है, इसमें कौन सा अलग तरीका और अलग स्टाइल आपको देखने को मिलेगा? इसमें अलग तरीका तो यही है कि मतलब कि एक ऐसी पिक्चर जो कि मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि आपने जब भी मुझे देखा होगा तो कम से कम कुछ सीन्स होंगे, 4-5 सीन्स होंगे, 6 सीन होंगे, हैं, जिसमें पब्लिक एंजॉय करती है, मेरे चाहने वाले एंजॉय करते हैं। लेकिन एक फुल फ्लैश फिल्म जब आप कैरी करते हो अपने कंधों पर, तो वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। और इस तरह से जब मैंने ये फिल्म को किया तो उसे मैंने एंजॉय किया, उसका एक एक पल, उसका एक एक दिन, एक एक सीन कितनी मेहनत के साथ करना पड़ा, क्योंकि वो और भी बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि ये पूरी पिक्चर आपके हाथ में थी। तो वो मैंने बहुत एंजॉय किया, और मुझको भी इसका एक इंतज़ार रहेगा कि मतलब लोग इसको देखें और सराहें। तो मैं ही बोलूँगा डेफिनेटली कि इसको देखें और सराहें, लेकिन वो देखने के बाद ही बताएंगे कि मतलब मैंने कैसा किया, किस तरह से किया। सर जब हम गुड लक जैसी फिल्म लाते हैं और जब हम स्क्रीन्स की बात करते हैं थिएटर्स में, आपको लगता है कि क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत इंटरेस्टिंग भी है, ह्यूमरस भी है, और एक आम टॉपिक है जो आम जिंदगी में हमारे आसपास घूमता है, लेकिन क्यों ऐसी स्क्रीन्स, इसको आप किस स्क्रीन्स पे लाना चाह रहे हैं, कितनी स्क्रीन्स हैं, या ऐसी फिल्मों को ज़्यादा स्क्रीन्स नहीं मिलती है? क्योंकि कई बार बहुत बड़े बड़े पोस्टर बॉयज हम देखते हैं कि स्क्रीन्स को ले लेते हैं। सो कैसे देखते हैं आप इस फिल्म के साथ स्क्रीन्स को, थिएटर्स की? नहीं, ऐसा, ये कहानी ऐसी है जो हर आदमी को छूती है, यंगस्टर्स को भी छूती है, ज़्यादा एज के लोगों को भी छूती है। इकोनॉमिक सेक्शंस में भी आप देखें तो एलिट क्लास के लोगों को भी उतनी पसंद आएगी, वो भी उसमें अपना ह्यूमर ढूंढ पाएंगे जितना लोअर मिडिल क्लास वाले लोग हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा स्क्रीन का खेल इसमें है। आप जितनी स्क्रीन पे इसको ले जा सकते हैं, अपनी सामर्थ्य के हिसाब से आप ले जा सकते हैं। और फिर जो बड़ी बजट की फिल्म्स होती हैं, अभी कल हम काला साहब बोल रहे थे कि ये जो रेंज है 5 करोड़ से लेके 300 करोड़ के बीच की, ये रेंज भले OTT के लिए हो सकती है, पर बाकी के लिए तो थिएटर में लोग जाते ही हैं। अच्छा, क्योंकि एक फिल्म और आ रही है, मैंने कल इंटरव्यू किया, दुकान, वो सरोगेसी पे है, और बहुत बातें नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े लोग इसको अपनाते हैं, लेकिन बात नहीं करते हैं। आपको क्या लगता है कि ये टॉपिक क्यों ऐसा है कि लोग अपनाते तो हैं लेकिन फिर भी नहीं अपनाते बोलने के लिए? यही हमारी कहानी का जिस्ट है कि क्यों सरोगेसी, क्यों क्या है। और मैं इसके ऊपर अगर ज़रा भी कुछ बोलूँगा या कोई भी बोलेगा, इनकी दुकान खुल जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस इसको देखे एज ए सरप्राइज, वो उसको देखेंगे कि ये क्या। मतलब हमने मान के चल रहे हैं कि लोग एक सरप्राइज देखने के लिए जाएंगे, लेकिन दूसरा सरप्राइज उनको मिलेगा पिक्चर देखने के बाद। तो ये एक अपने आप में मतलब सब लॉक है ना, कि कुछ भी हम अगर इसके इधर उधर कुछ भी बोलने की कोशिश करेंगे तो शायद कहीं बात खुल ना जाए। नहीं विजय, एक बात ये, क्योंकि हम ये ओपन है इसलिए मैं नाम ले पा रहा हूँ, बहुत सारे हमारे बड़े बड़े सितारे भी हैं, क्योंकि बॉलीवुड की ये बात हो रही, सितारे जिन्होंने सरोगेसी से अपने बेबीज किए हैं, लेकिन वो बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि कल उन्होंने बोला कि हम मूवीज में बड़े स्टार लेना चाहते थे, लेकिन कोई आना नहीं चाहता स्क्रीन पे, बात करना नहीं चाहता है, कोई प्रोडक्शन हाउस बड़े बड़े इसको लेकिन क्यों हम बात नहीं कर पाते हैं इसकी? क्या इसकी अवेयरनेस थोड़ी कम है, या लगता है कि इसके क्या ये बहुत महंगा है, इसकी वजह से जो मिडिल क्लास है, जो गरीब है, वो इसकी बात नहीं करता है? ये क्या है, क्यों ये एक बना हुआ है कि बात नहीं करनी है, या करनी है तो अवेयरनेस कैसे फैलानी है? सर अभी क्या है कि जैसे हमारी फिल्म है, तो हमारी फिल्म से मुझे लगता है कि मेरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने हम ही लोगों को कास्ट किया था, है ना। मतलब इनके दिमाग में कभी ये भी ख्याल नहीं आया कि मतलब कोई मतलब मार्केट के कुछ इस तरह के स्टार्स लिए जाएं, कास्ट किए जाएं, है ना। तो वो तो चीज़ अलग है कि मतलब कि प्रोडक्शन हाउसेस पर डिपेंड करता है ना कि वो कैसे, लेकिन इसके बारे में जो बातचीत करना है, इसकी बातचीत करने से कोई परहेज होनी नहीं चाहिए। जहाँ तक मेरे को जितनी नॉलेज है मैं उतना ही बोल पाऊँगा सरोगेसी के बारे में, क्योंकि हमारा टाइम निकल गया, वो सरोगेसी की कभी नौबत नहीं आई। तो मैं तो मतलब कुछ कह नहीं सकता इस बारे में, लेकिन
लगता नहीं कि कुछ पता इस बात से कोई परहेज किया जाए। लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा एक अलग हटके है। जैसे कि मैंने बोला कि जब देखने जाएंगे लोग तो उनको कुछ और ही देखने को मिलेगा कि मतलब कि ये हालात ये ऐसे वाले बन गए थे तो ऐसा हो गया। जब मालती जी एक जगह लिखा आता है ट्रेलर में द टोटल फलूदा ऑफ इज्जत, क्योंकि आपसे ये सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से हम सोसाइटी को भी देखते हैं, क्या एक्सेप्टेंस है ये? और चाहे हम सरोगेसी की बात करें या आईवीएफ की बात करें, क्योंकि हम जब परिवार में रहते हैं, हम बातें होती है तो ये कहते हैं कि शादी के बाद फटाफट एक बच्चा चाहिए हमें, आप एक बच्चा दे दो, हम खेलते रहेंगे, हम बड़ा कर देंगे, पाल देंगे, पोस देंगे जब तक हम हैं, जब तक। तो आपको लगता है कि ये क्यों ऐसा चीज़ें हो रही हैं, या हम एक्सेप्टेंस नहीं कर पा रहे हैं, या एक्सेप्टेंस कर रहे हैं लेकिन फिर बात नहीं कर पा रहे हैं? वो डिपेंड करता है लोगों के ऊपर कि कोई बात करना चाहता है, किसी को अच्छा लगता है, कोई अपनी कोई बात को रिवील नहीं करना चाहता है, वो अपने छुपा के रखना चाहते हैं। तो ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, और इसमें तो कुछ सरोगेसी का तो कुछ सवाल ही नहीं है। ये तो ह्यूमर है। ह्यूमर आपको जब देखेंगे ना तो पता लगेगा कि ये इस दादी ने, इस नानी ने ये ऐसा एक्शन और ये सब मजाक क्यों किया था, क्या परेशानी थी उसको जो उसने अपने परिवार को जोड़ने के लिए इस तरह की हरकत करी। बिल्कुल विजय जी, क्योंकि देखिए आप डॉक्टर बनाना चाहते थे, आपके फादर आपको, और आप सिंगर बनना चाहते थे, लेकिन आपको लग रहा है कि डॉक्टर नहीं बना, लेकिन जो फिल्मों की जो स्क्रिप्ट आ रही है उसका इलाज सही तरीके से कर पा रहा हूँ। देखो क्या है कि मैंने पहले भी बोला है कि वो जो हमारा वक्त था, हमारा टाइम था, उस ज़माने में क्या था कि हर पेरेंट्स की, माता पिता की ये ख्वाहिश होती है कि बच्चा एक किसी या तो सरकारी नौकरी कर ले या फिर एक ऐसा व्यवसाय, एक ऐसा काम पकड़ ले जिससे कि इसकी ज़िंदगी, सब हर माँ बाप भले के लिए सोचता है। मेरे पापा जो थे वो वेटनरी कॉलेज में गेम सुपरिटेंडेंट थे, तो उनकी इच्छा थी कि मतलब कि मैं कैसे भी करके डंगर डॉक्टर बन जाऊँ, है ना, वहाँ कब भरूँ, उसको क्या बोलते हैं क्वालिफाई करूँ, कैसे भी करके निकल जाऊँ, है ना। तो और मेरे जहन में कुछ और ही चल रहा था। मेरे जहन में अचानक मेरी दुनिया में थिएटर घुस गया और मेरे को ये लगने लगा कि मतलब कि मैं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैंने साइंस बायोकेमिस्ट्री से बीएससी कर लिया, तो जब मैंने ये कर लिया जिसका कि मेरे जीवन में कोई मतलब नहीं है, तो मुझे लगता अब मैं फिर उसकी ट्राई करूँ जिसको कि मैं नहीं चाह रहा हूँ, है ना। आज का वक्त उस वक्त में थोड़ा सा यही फ़र्क है। आप आज आपके बच्चे जो बोलेंगे हम उस तरफ ही, उस दिशा में चले आते हैं, लेकिन अभी हम अपने बच्चों को परस्यू नहीं करते किसी भी काम को करने के लिए। लेकिन उस समय क्या था कि उस समय कोई दूसरा इलाज था नहीं, है ना, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें भी नहीं थी, इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी। और डेफिनेटली मतलब मैं सोचता हूँ कि मेरे पापा ज़िंदा नहीं है, उन्होंने मेरे को देखा नहीं कि मतलब कि मैं कहाँ तक चला गया, मैंने क्या कर लिया, क्या नहीं कर लिया। अभी अगर वो होते तो शायद उनके पास कुछ सवाल का जवाब होता या नहीं होता, लेकिन अभी तक तो, तब तक तो यही था कि आगे क्या होगा ना। एक थिएटर करने वाला लड़का, मतलब सिर्फ जिसमें कि कोई कमाई नहीं है, आप थिएटर कर लोगे अपने शौक़ के लिए कर लोगे, लोग आपकी वाहवाही करेंगे, लेकिन आगे जीवन चलाना है, आपको शादी करनी है, आपको बच्चे पालने हैं, वो कैसे होगा। तो वो सर्वाइवल जैसे जो प्रॉब्लम है वो हर पेरेंट को होती थी। वो चाहता था कि हर माँ बाप चाहता है कि मतलब कि ये एक सक्षम कोई जगह ऐसी पकड़ लें जिससे कि इनको जीवन में सफलता मिले। डॉक्टर साहब आपसे सवाल, जिस तरीके से हम अलग अलग स्टेट्स के नाम देख रहे हैं ट्रेलर्स पे, तो मैं नीचे कमेंट्स पढ़ रहा था, लोग कह रहे थे कि महाकाल की नगरी उज्जैन की, आप मुंबई में इस कहानी को कर सकते थे, तो उस पर आपका क्या टेक है कि ये महाकाल की नगरी उज्जैन जो हमने दिखाया या जिस तरीके से दिखाया, ये मुंबई में भी हो सकता था या दूसरी स्टेट? लोग थोड़े से नाराज़ दिख रहे हैं कमेंट्स में नीचे। सर वो एक्चुअली क्या है कि कहानी का जो स्क्रिप्टिंग होती है, स्क्रिप्टिंग में हम कैरेक्टर्स डेवलप करते हैं कि वो कैरेक्टर्स कैसा दिखता है, क्या लैंग्वेज होती है उसकी बैकग्राउंड क्या होता है। तो उसमें जब कहानी डेवलप हुई थी तो उसमें ऐसा कुछ दिखा नहीं कि ये मुंबई से बिलोंग करता हो या बैंगलोर से या दुबई से समथिंग। और इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ उज्जैन ही क्यों, इट्स लाइक कि उज्जैन की जो हमारी फिल्म का जो नेचर है, हम फिल्म का जो लोकेशन है वो भी एक कैरेक्टर होता है, राइट, कि वो भी घाट होते हैं। देन उसके बाद जो उसका घर है और पप्पी का जो पूरा जॉनर है, क्योंकि उसके अंदर पप्पी का सपना है कि वो पार्षद बने, ना कि प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनना सपना होता तो वो कहीं दिल्ली में होता है, कहीं मुंबई में होता है। तो वो फिल्म का एक इन्वायरमेंट है, उसके हिसाब से वो लोकेशन लिया गया उज्जैन।
सर विजय जी, क्योंकि कई बार एक्टर्स पे दबाव होता है जो शायद हम नहीं देख पाते, एक नॉर्मल आदमी, तो किस तरीके का दबाव कई बार एक्टर्स महसूस करता है अपने करियर में, और क्योंकि आपने बताया कि बहुत स्ट्रगल होता है, तो किस तरह का दबाव कई बार होता है जो शायद नहीं दिख पाता है, वो एक एक्टर उससे गुजर रहा होता है। एक्चुअली क्या होता है ना कि किसी भी कलाकार के अंदर दबाव तब होता है जब वो ये सोच लेता है कि मुझे ये बनना है, मुझे यहाँ तक जाना है ना। मैं आज की तारीख में मैं जहाँ पर हूँ, तो मुझे अभी ये जवाब नहीं है मेरे अंदर कि मुझे आगे कहाँ जाना है ना। या इससे पहले मैं कितना था, आई मीन जब पानसिंह तोमर नहीं आई थी तब भी मेरे अंदर कोई दबाव नहीं था इस तरह का। मेरे को ये था कि हाँ, मेरे को अच्छा काम मिलना चाहिए, मैं अच्छा काम करूँगा। और आज मेरी अच्छी खासी सफल पिक्चरें आ चुकी हैं, और आज अगर मैं जहाँ तक भी हूँ तो मेरे को अभी भी ये नहीं है, मुझे पता है कि मैं और आने वाली फिल्में करियर को बढ़ाएंगी, लेकिन उसके बारे में कोई नापतोल नहीं है, कोई सोच नहीं है, इस तरह की विचारधारा नहीं है कि मतलब कि आगे जाके क्या होगा। तो आगे जो आएगा वो आएगा। अभी मेरे को यही है कि मेरे को कल आने वाला जो भी नया किरदार होगा, मेरे को ये है कि मतलब कि वो मैं किस तरीके से उसको थोड़ा सा डिफरेंट कर पाऊँ, है ना, कि वो मोनोटोनस सा ना लगे। वो एक दबाव रहता बस। इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं रहता कि मतलब कि अरे मैंने ये नहीं किया, मेरे साथी कलाकार शायद वहाँ पहुँच गया है, कोई शायद वहाँ पहुँच गया है, मेरे लिए सब बराबर है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि मैं अगर उनके साथ फ्रेम में हूँ तो मुझे पता है कि मतलब कि मेरे साथ मेरे चाहने वाले या जो भी मेरे आसपास इर्द गिर्द के लोग हैं, वो अगर मुझे पसंद कर रहे हैं तो वही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल, सब पसंद कर रहे हैं और बाखूबी पसंद कर रहे हैं। और जब आप मुंबई आए थे तो आपको एक झटका सा लगा था देख के कि एक्टर्स को स्टार सबका एक खूबसूरत होना, लंबा चौड़ा होना होना जरूरी है, लेकिन ये पैमाने बदले हैं अब। हाँ, डेफिनेटली, मतलब पहले जैसे होता था कि हीरो भी सुंदर चाहिए, हीरोइन भी सुंदर चाहिए, विलेन भी सुंदर चाहिए, यहाँ तक कि बदसूरत भी खूबसूरत चाहिए। हीरोइन भी यंग चाहिए, बुढ़ी नहीं चाहिए। तो वो सारी मतलब सब कहानियों पर डिपेंड करता है। आज अगर इस तरह की कहानी है कि जिसमें मतलब मालती जी को ब्रेक मिला है ना, तो वो हीरोइन है इस फिल्म की, इस कहानी की, है ना। तो वो ऐसे ही होता है कि मतलब कि वो एक टाइम ऐसा था कि उस समय उनको कला पिक्चरें बोलते थे जो आती थी, जिसमें नसीर भाई आए, ओम भाई आए, स्मिता जी आई, शबाना जी आई, है ना। और वो एकदम फला फूला एक मार्केट उस तरह का बना। तो एक सिनेमा जिसे कहते हैं कि रियल स्टोरीज पे बेस्ड उस तरह की कहानी, तो उस तरह के किरदार, उस तरह के कलाकार होते थे। और वो साथ साथ जो है उन्होंने सफलता हासिल की। लोगों की चॉइस भी थोड़ी सी डिफरेंट हुई, लोगों की पसंद नापसंदगी में थोड़ी सी तब्दीली आई। सर इस फिल्म की क्योंकि कास्टिंग बहुत अमेजिंग है और किरदार बहुत अमेजिंग है, कास्टिंग कैसे हुई, किस तरीके से हम मालती जी को इन हाउस लेके आए? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। प्रखर से पूछिए। मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर तो हूँ, साथ साथ क्रिएटिव डायरेक्टर भी हूँ, और इस फिल्म में एक रोल भी मैंने किया है। तो रोल का मैं 1 मिनट के लिए इसलिए बता देता हूँ आपको, क्योंकि आपने मालती जी से जो प्रश्न पूछा था कि सरोगेसी को कैसे देखते हैं लोग, बच्चा नहीं होने की स्थिति को कैसे देखते हैं। तो ये जो कैरेक्टर है चुन जिसका नाम है, वो सिंपल आदमी है और कंजूस टाइप का भी है कि वो अपने कान की बैटरी को भी बार बार बंद कर लेता है ताकि उसकी बैटरी कम लगे, इस लेवल का आदमी है। तो उसके लिए जो सरोगेसी है, IVF टेक्नोलॉजी है, उसका बहुत मतलब है। वैसा थोड़ी सी कमाई करने वाले लोगों के लिए IVF टेक्नोलॉजी आज भी बहुत महंगी है। 12-15 लाख रुपए का खर्च हो पाना उनसे बहुत मुश्किल होता है। ऊपर क्लास के लोगों के लिए ये चीज़ हो सकता है थोड़ी आसान हो भी जाती है, मेडिकल भी अच्छा हो जाता है सारा। तो लेकिन उसका जो दर्द है बच्चा नहीं होने का, मालती का दामाद है, उसकी बेटी है, और एक तरफ हमारे पप्पी जी हैं जो पार्षद हैं, इसलिए उनको लड़का नहीं चाहिए क्योंकि इनका नारा ही है बच्चे कम करो। तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट है और उससे जो कॉमेडी निकल के आई है, उसका मज़ा है पिक्चर में। इनको कैसे ढूंढा, काला साहब को कैसे ढूंढा, काला साहब के साथ मैंने ही वॉज नोन टू मी, मैं इनके साथ एक फीचर फिल्म और भी करी थी जिसमें हम दोनों ही एक्टर्स थे। तो हमारे रेपर्ट अच्छे थे, जानते थे हम एक दूसरे को, फ़ोन पे बात होती थी। बाद में जब हम लोग प्रखर के साथ स्क्रिप्ट कर रहे थे फाइनल, उस समय मुझे ऐसा लगा, हमने बहुत सारे लोगों से बात करी, बहुत सारे लोगों से जो इनके रिप्लेस मतलब उसके लिए ऑप्शंस में
पर बाद में मुझे ऐसा लगा कि जो एनर्जी ये दे पाएंगे, क्योंकि ये हमारी टाइमलाइन 0 से लेके टाइमलाइन लास्ट तक काला साहब है और अंगूरी है, तो हमें बहुत एनर्जी चाहिए थी। दूसरा हमारी जो स्टोरी है उसके साथ ब्लेंड होने वाला एक पर्सन चाहिए था, और थर्ड होता है एक एक्टर के साथ कंफर्ट लेवल, जो बहुत ज़रूरी होता है। एक्टर अच्छा एक्टर तभी बन सकता है जब वो दूसरे लोगों को कंफर्ट दे पाए। तो काला साहब के साथ जो कंफर्ट हम लोगों ने एंजॉय किया, जैसा वो बता रहे थे ना कि हम घाट पे बैठ जाते थे, वहीं चाय पीते थे, हम सब एक टीम की तरह काम करते थे। हमें लगा नहीं कि हमने 30 दिन की शूटिंग को यूं ही निपटा दिया है। तो ये था काला साहब को ढूंढने की कहानी। अंगूरी को ढूंढना सबसे कठिन काम था, क्योंकि स्क्रिप्ट में बहुत ही एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है, वो बहुत ही स्पेसिफिक कैरेक्टर है, जिसका मुंह में दांत नहीं है, बॉडी भी कोई बहुत अच्छी वो नहीं है, हमें कि अगर वो प्रेग्नेंट हो गई की बात उनके बेटे को मालूम पड़ती है तो वो भी बिल्कुल सदमा खा जाता है। और कन्फ्लिक्ट होता है माँ बेटे में। नहीं, किसी भी भूकंप से बड़ा भूकंप होता है। हमें इनको ढूंढना, हमने बहुत सारे ऑडिशंस लिए, बहुत ऑडिशंस लिए, सारे देश से ऑडिशंस आए, उनको फ़िल्टर किया, फिर दोबारा किया, पर हमें ऐसा लगा कि ये इनकी जो भाषा है, इनका जो उच्चारण साफ है, उनकी जो बॉडी है, वो हम लोगों को लगा कि हम जो कैरेक्टर मान के चल रहे थे उसके साथ जा रही है, तो हमने इनको लॉक किया। जिन सर, क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि कास्टिंग की बात हो रही थी, पहले इतना लोग नहीं होता था क्योंकि प्रोड्यूसर ही डिसाइड कर लेता था कि किसको लेना है एक डायरेक्टर। कास्टिंग डायरेक्टर जब से आए हैं बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा हुआ है, लेकिन आपको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है किसी भी एक्टर के लिए, किसी भी किरदार को निभाने से पहले उसका ऑडिशन लिया जाए? क्योंकि कुछ लोग इससे पीछे हट जाते हैं कि हम ऑडिशन नहीं देंगे, अपने आप को जिस जगह पे वो देखते हैं। ऑडिशन को लेके आपका क्या? नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि ऑडिशन लेने की जो सीमा होती है वो एक एक्सपीरियंस तक रहती है। एक्चुअल में कोई खास किरदार अगर चाहिए तो आप उसमें क्या करते हैं कि एक्सपीरियंस लोगों को बुलाते हैं, है ना। तो फिर आपको लगता है कि इनका एक ऑडिशन के बाद एक लुक टेस्ट बोल दिया जाता है उसको, कि एक लुक टेस्ट कर लेते हैं, कुछ नहीं, सिर्फ एक लुक देख लेते, चेक कर लेते हैं, उसको मेकअप किया, उसको तैयार किया और उसके इधर उधर कर करा के एक लाइन बुलवा दी, है ना। उसमें आपके पास 4-5 एक्टर हैं, उनमें से आपको एक चूज़ करना है, लेकिन सब पॉपुलर हैं, है ना। वो तब अगर नौबत आती है तो बात समझ में आती है। अदरवाइज़ क्या होता है, जितने भी एक्सपीरियंस हो जाने के बाद फिर कोई बोलता भी नहीं है कि मतलब कि कोई ऑडिशन, तो फिर उसके बाद शुरू होते हैं सारे के सारे ना, वो यंगस्टर्स हों चाहे बाकी के जो किरदार हैं उसमें उनको कुछ ऑप्शन चाहिए, है ना, तब जाकर के वो ऑडिशंस वाली बात आती है। अदरवाइज वही है कि मतलब कि एक सीनियरिटी एक हो जाने के बाद, एक स्थिति आ जाने के बाद फिर न तो हम लोगों का भी मन करता है कि हम ऑडिशन करें, है ना, कि या तो ऐसा लग रहा हो कि नहीं यार ये पिक्चर मुझे करनी है, तो तुम चाहे मेरे ऑडिशन ले लो भाई, ये मैं करनी है मुझे, पर वो भाव आना चाहिए। तो वो भावना अगर आपके अंदर नहीं आती तो फिर आप बोल देते हैं कि ऑडिशन तो नहीं होगा, जैसे ऐड में होता है कभी कभी। तो मैं भी बोलता हूँ कि मेरी बहुत सारी यूट्यूब पे पड़ी हुई है, जो आपको अच्छा लगे देख लो, शायद उससे मिलता जुलता कुछ मिल जाएगा आपको, है ना। अदरवाइज नहीं, फिर क्या, ओके सर ठीक है सर, आप बस एक लुक टेस्ट कर लेते हैं आपका ना, मेकअप वेकअप करके तैयार करके, फिर उसके बाद डेट वेट दे देते हैं। सर, कहानी घर घर के लिए आपने बहुत सारा कुछ लिखा था। नहीं, कहानी घर घर की मैंने लिखी नहीं है, कहानी घर घर की कि कुछ डायलॉग्स, कुछ एपिसोड्स मैंने लिखे थे बस। उसको मैंने लिखी थी, कुछ झुकी पलकें, उसके डायलॉग लिखे थे। कहानी तेरी मेरी थी, उसके डायलॉग लिखे थे। तो सर लिखना चालू हुआ, कुछ आगे देखने को मिलेगा? नहीं, अभी बस मेरी लास्ट एक फिल्म थी सब कुशल मंगल, वो 2020 में आई थी, और उसके बाद अभी लिखना हो नहीं, क्योंकि मैंने वही बताया कि मैं इतना व्यस्त रहता हूँ इसमें अभिनय में कि कुछ चीज़ें दिमाग में चल रही हैं, कभी भविष्य में हुआ तो मैं हो सकता है कि उसको ना कागज़ पर उतारूँ। हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं कि ये अपनी लेखनी वापस चालू करे और कुछ लिख के हमें दे दे। चलिए सर, हम ये कहेंगे गुड लक, और जल्दी हम बिल्कुल जल्दी हम देख पाए। मैम, अपने वही कड़क किरदार में जाते जाते वही अंगूरी का जो कड़क किरदार है, क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को, बिकॉज वो हम देखना चाहते हैं लाइव आपको। सबको बता दो कि 5 अप्रैल को पिक्चर देखने आओ, कैसे आओ? 5 अप्रैल को हमारी फिल्म रिलीज हो रही है। आप लोगों से निवेदन है कि इस पिक्चर को आप बहुत अच्छी तरह से देखें, खूब एंजॉय करें और खूब हंसें।
मेरा ऐसा ख्याल है कि इतनी अच्छी कहानी है कि इसको तो ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। चलिए हम भी यही कहेंगे कि आप सभी को पहली बात अपनी इस फिल्म के लिए गुड लक। और अगर आप चमत्कार को नमस्कार करना चाहते हैं तो 5 तारीख को लास्ट तक लोगों को पता नहीं लगेगा कि ये दादी की हरकत हुई तो हुई क्यों। देखिए ये एक्साइटमेंट है और हम यही कहेंगे अगर आप चमत्कार को नमस्कार करना चाहते हैं तो 5 तारीख को इस गुड लक को लास्ट तक देखना होगा, लास्ट सीन तक देखिएगा। चलिए फिलहाल के लिए भी इतना ही। आप बने रही बाहर 24 के साथ।